नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है 2+2 जो अभी सबमिट हुआ है भारत और यूएस के बीच में, उसी के साथ में इंडो पैसिफिक रीजन पे इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इस बारे में हमारा पहला आर्टिकल चर्चा करता है। और भारत के लिए अपनी स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियां आ सकती है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये फेक न्यूज़ डी फेक्स करके एक चीज़ होती है जिसमें एआई के द्वारा फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में जो हमारा तीसरा आर्टिकल है, ये विक्टिम्स का कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है लीगल प्रोसेस में, और कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी आपत्तिजनक है अभी भी, उन सारी चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। उसके बाद में जो हमारा चौथा आर्टिकल है, ये आर्टिकल कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करता है जो कि अभी भी अधूरी है, जो कि है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। काफ़ी हमारा एक डिस्टेंस ड्रीम रह चुका है ये कि हमारे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, जो कि आर्टिकल 44 में दिया गया है, लेकिन अभी तक नहीं आ पाया है। तो उसके बारे में ये बात करता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद में अंत में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेज हैं। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आज का एमसीक्यू है वह यह है कि डीप फेक्स अभी समाचार में हमें किस चीज़ के कारण सुनने को मिला। ऑप्शन ए है वाटर ऑन मून, चंद्रमा पे पानी मिलने की खबर में। ऑप्शन बी फेक गूगल अकाउंट्स, फेक जो झूठे गूगल अकाउंट्स हैं उनके संबंध में। ऑप्शन सी कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा एंड डिस इन्फॉर्मेशन, जो कंप्यूटर के द्वारा एक प्रोपेगेंडा और डिस इन्फॉर्मेशन, गलत खबरें फैलाई जाती है, इसलिए ये ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। वर्णात्मक प्रश्न देख लेते हैं, वह यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी समय की आवश्यकता क्यों है। इसकी एक आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है भारत बनाम चाइना और इंडो पैसिफिक टॉक्स। हमारे इंडो पैसिफिक टॉक्स में अभी 2+2 मिनिस्ट्रल डायलॉग हुआ है भारत और यूएस के बीच में, जो कि क्वाड के चर्चा में है। जो हमारी अभी क्वाड की चर्चा चल रही थी, क्वाड मेंबर्स जैसे आपको पता होगा, जिसमें यूएस, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो उसी चर्चाओं को ये आगे बढ़ाता है, और हो सकता है कि हमारा जो क्वाड वाला जो एक पूरा डायलॉग चल रहा है, ये इस चर्चा से और आगे बढ़े और उसको और शक्ति मिले। उसके साथ में इंडो पैसिफिक एंड रीजन जो है उसमें कैसे अच्छे काम भारत और यूएस साथ में मिलकर कर सकता है, साथ में चीन की ओर से जो दोनों देशों को खतरा है उसे भी कैसे टैकल करके चला जा सकता है। उसके साथ में अभी भारत अपना एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहा है जो उसकी हर समय मदद कर सके, जो उसको काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों में, टेक्नोलॉजी से लेकर मिलिट्री में मदद कर सके। तो हमेशा दोस्त होना एक बहुत अच्छी बात रहती है। हमारे गठबंधन में अगर हम मिल के काम करें तो वो हमेशा से अच्छा रहता। तो ये हमारा यूएस एक पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है। अभी क्वाड की जो डायलॉग हुआ था इससे पहले, उसके बाद में अभी 2+2 मिनिस्ट्रल मीटिंग हुआ, उसके बाद में ये इंडो पैसिफिक रीजन का एक पूरा एक डिस्कशन यहाँ पर बन जाता है। तो हम देख लेते हैं कि क्वाड और इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इंडो पैसिफिक जो टॉक्स हैं उनमें सिमिलरिटीज़ क्या है, उसमें डिफरेंसेस क्या है। सिमिलरिटीज़ जो समानता है वो देख लेते हैं कि क्वाड मेंबर्स आर ऑल्सो मेजर स्टेट्स इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो जैसे आप ये मैप में देख सकते हैं, ये इतना इंडो पैसिफिक रीजन कहलाया जाता है, जिसमें इंडियन ओशियन है और उसमें पैसिफिक ओशियन का भी बड़ा भाग है। तो इसमें जो मेजर कंट्रीज़ हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, उसमें जापान का भी कई हिस्सा आता है। तो क्वाड के जो मेंबर है वही मेजरली इंडो पैसिफिक के भी बड़े मेंबर्स हैं। उसके साथ में बोथ फोकस्ड ऑन चाइना। तो यहाँ पर जो क्वाड है ये एक ऐसे मिलिट्री पार्टनरशिप तैयार करने के बारे में चर्चा है, एक ऐसा उद्देश्य से है कि वो चाइना की मिलिट्री पावर को टैकल कर सके। वही फोकस जो है वो इंडो पैसिफिक का टॉक्स जो है 2+2 टॉक्स जो है उसका भी एक उद्देश्य है, क्योंकि
अमेरिका को कहीं ना कहीं यूएस को चाइना से एक बड़ा चैलेंज मिल रहा है। तो ऑब्वियसली वो एक ऐसा रास्ता चाहते हैं जिससे वो चाइना को सही तरीके से टैकल करके चल सके। उसके साथ में बोथ सेंटर्ड अराउंड इंडिया जोग्राफिकल लोकेशन एंड इट्स पॉलिसी। तो इंडो पैसिफिक रीजन जब आप देखते हैं तो उसमें भारत एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर्ड देश है जो इन सबके केंद्र में आता है। उसकी के साथ में अगर हम क्वाड मेंबर्स भी देखें तो इसमें यूएस इस तरफ पड़ता है, ये हो गया जापान, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे भारत। तो यहाँ पे भारत वापस एज अ केंद्र बिंदु बन के उभरता है। उसके साथ में कौन कौन से डिफरेंसेस है, कौन कौन सी असमानताएं हैं वो देख लेते हैं कि इंडो पैसिफिक इज़ अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक विजन वेयर क्वाड इज़ अ मिलिट्री स्ट्रेटजिक विजन। तो जैसे मैंने डिस्कस करा कि क्वाड एक मिलिट्री स्ट्रेटजिक है, एक सैन्य सहायता कैसे हम एक दूसरे की कर सकते हैं इस और एक कदम है। वही इंडो पैसिफिक जो 2+2 डायलॉग हुआ था ये कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक विजन, पॉलिटिकल एक राजनीतिक के साथ में एक आर्थिक विजन की यहाँ पर बात हुई थी और कैसे एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति बन के दोनों भारत और यूएस उभर सके उसके बारे में चर्चा करता है। उसके साथ में इंडो पैसिफिक प्रोवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पिक्चर growing articulation of China as a strategic alliance, whereas Quad is inherently एंटी चाइना। तो इंडो पैसिफिक जो टॉक्स हुए थे हमारे 2+2 मिनिस्टर जो टॉक्स है, यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिली कि इसका उद्देश्य जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर बढ़ाना है। उसके साथ में जो दूसरे हमारे चैलेंजेस है उनको साथ में मिलकर टैकल करना है। अब इन चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो चाइना हमेशा से एक बड़ा चैलेंज बन के उभरता है। तो वहीं पर अगर हम क्वाड की बात करें तो क्वाड का तो निर्माण ही इस उद्देश्य से हुआ है कि वो एज अ एंटी चाइना फोर्स बन के सामने आए जो कि चाइना की जो मिलिट्री पावर है उसको टैकल कर सके। उसके साथ में कौन सी समस्याएं आ सकती है, कौन से हर्डल्स आ सकते हैं इंडो पैसिफिक टॉक में इंडिया की स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहला तो है वीक इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स एंड लिंकेज। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था, जो हमारी आर्थिक पार्टनरशिप्स है, जो हमारी आर्थिक साझेदारी है वो कहीं ना कहीं राइटर बताते हैं कि थोड़ी कमज़ोर है चाइना से अगर हम देखें, क्योंकि हम रिसिप जो है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसमें ख़ास तौर पे जो आसियान कंट्री है वो, उसके साथ में चाइना भी इसमें एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। तो उसमें भारत को एक पेशकश हुई थी कि आप भी इसका हिस्सा बनिए, लेकिन भारत ने ये पेशकश को नहीं माना और भारत रिसीव के बाद में है। और अभी के टाइम में ये देखने को मिल रहा है कि खासकर आसियान कंट्रीज़ अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और एक बड़ा समूह और रीजनल पावर बन के उभर के आ सकती है। तो यहाँ पे भारत का जो होल्ड है वो थोड़ा कमज़ोर दिखता है। उसके बाद में चाइना और भारत की बात करें तो जो ट्रेड गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है। जितना अगर हम इंडो पैसिफिक कंट्री से अगर भारत के संबंधों की बात करें और हम चाइना के दूसरे देशों से इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ की ही बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा जो ट्रेड का गैप है वो हमको देखने को मिलता है। उसके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जो मेजर कंट्रीज़ है जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, बांग्लादेश और मालदीव्स, इनके साथ में चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन यूएस को छोड़ के। लेकिन भारत जो है, भारत के साथ में इन किन्हीं भी देश का एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। उसके साथ में हमारी जो मिलिट्री रीच है वो भी चाइना की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो चाइना जो है वो मेजर डिफेंस सप्लायर है बांग्लादेश का, म्यांमार का, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड का। लेकिन भारत अभी भी बहुत सारे देशों से पर अभी भी डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर चाइना खुद एक सप्लायर है और हम दूसरे लोगों से हम अभी भी हमारे जो वेपन्स है या मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो अभी भी लेते हैं। तो यहाँ पर राइटर अंत में कहते हैं कि सस्टेनेबल एंगेजमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन, इकोनॉमिक स्ट्रेटजिक मिलिट्री वर्सेस ईजी मिलिट्री अलायंस विथ यूएस। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात रहेंगी कि जो आपके इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें आपका जो उद्देश्य है कि आप इकोनॉमिकली, स्ट्रेटजिकली और मिलिट्री तीनों रूप से आप एक बड़ी पावर बन के उभरे। उसके अलावा उसके बनाम में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि यूएस के साथ में क्या हम सिर्फ एक सैन्य ही गठबंधन करके, एक मिलिट्री अलायंस ही करके रह जाएंगे क्या? ये तो हमको आने वाले समय के साथ में पता चलेगा। तो देखते हैं कौन सा फर्स्ट जो हमने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करा वो, या सेकेंड जो पॉइंट ऑफ व्यू से मिलिट्री अलायंस का, इनमें से कौन सी चीज़ आगे बढ़ती है।
तो चलिए जो तो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये है काउंटरिंग डीप फेक्स। तो डीप फेक्स एआई क्या होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये एक प्रकार के नए टूल है जिसमें कंप्यूटर के द्वारा प्रोपोगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पे, उसके साथ में काफ़ी तेज़ी से। तो इसके लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग किया जाता है, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस का उपयोग किया जाता है जिसमें एआई का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट मिस गाइड करने के काम में आता है और इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुरुपयोग होता हुआ दिखता है। तो इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं वो जान लेते हैं। अगर हम इंडिविजुअल के लेवल पे देखें तो कहीं ना कहीं ये एक व्यक्तिगत लेवल में भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रेपुटेशन इन्फ्लिक्ट करता है, हमें भावनात्मक रूप से कमज़ोर करता है, एक हिंसा की भावना भी हमारे मन में पैदा करता है। ख़ास तौर पे महिलाएं इसके टारगेट पे है। अगर आप आज सोशल मीडिया देख ले, अगर कोई आपके विचारों से डिसएग्री हो रहा तो वहाँ पे इंस्टेड ऑफ काउंटरिंग और अपने रीजनिंग रखने के अलावा ये देखने को मिलता है कि वो उनका मजाक उड़ाते हैं, वो उनकी ट्रोलिंग करते हैं, यहाँ तक महिलाओं को डेथ के जो थ्रेट्स हैं या रेप थ्रेट्स है ये भी देखने को हमको मिलते हैं। उसके साथ में डिप्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट मनी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट फेवर्स। तो यहाँ पर जैसे फिशिंग का मामला होता था पहले, अभी भी देखने को काफ़ी मिलता है कि जिसमें एक ईमेल किया जाता है और उसके द्वारा अकाउंट्स की डिटेल वगैरह मांगी जाती है। तो ये समस्या भी काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे हानिकारक हो सकती है डीप फेक्स के कारण। उसके साथ में बिजनेसेस पे इसका क्या परिणाम आएगा, तो सबसे पहले तो ये है कि फॉल्सिटी इज़ प्रॉफिटेबल फॉर सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो सोशल प्लेटफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम सोशल जो प्लेटफॉर्म्स वाली जो कंपनी जैसे फेसबुक हुई या दूसरे और सोशल मीडिया चैनल्स हो गए, तो इनके लिए राइटर बताते हैं कि कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ पहुंचाना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसेशनल होता है, लोग उसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, उसका लेवल्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सोशल मीडिया जो कंपनीज़ है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। उसके साथ में इंस्टीट्यूशंस को इससे क्या हो सकता है, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे मीडिया हाउसेस है उनको लेकर कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा है, जो कि एक समस्या का कारण हो सकता है। उसके साथ में फैक्चुअल रियलिटिज़म जो है उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है। उसके साथ में नेशन वाइड के, अगर हम नेशन के लेवल पे या कंट्री के लेवल पे बात करें, तो यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि आप कौन से कानून बना रहे हैं, आप कौन सी पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं, उसको लेकर एक थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन और कैओस क्रिएट किया जा सकता है। उसके साथ में टेररिस्ट ग्रुप जो है वो भी इसका एक एंटी स्टेट सेंटिमेंट के लिए उसका यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। जैसे आईएस ने कई अपने मामले में कई ऐसे फेसबुक पेजेस बने थे जो कि रिक्रूटमेंट कर रहे थे ऑनलाइन आईएस टेररिस्ट का। तो इस तरीके से भी इसका काफ़ी दुरुपयोग करते हुए देखने को मिलता है। उसके साथ में हमारे लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो जैसे कि चर्चा करें जो हमारी पब्लिक पॉलिसी है या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है या हमारे जो पॉलिटिशियंस है, उनके बारे में बड़े आसानी से एक जो खबरें हैं, ऐसी झूठी खबरें फैलाई जा सकती है। उसके साथ में कास्ट शेडो ऑफ इलेजिटिमेसी ओवर वोटिंग प्रोसेस एंड इलेक्शन रिजल्ट्स। तो कहीं ना कहीं आज हमको ये भी सुनने को मिलता है कि जो इलेक्शन हुआ नहीं वो फेयर नहीं है, इस कंट्री में ये इलेक्शन हुआ वहाँ पे पोजीशन खड़ा हो जाता है कि नहीं ये फेयर नहीं है। तो बड़ी आसानी से आप जो इलेक्शन प्रोसेस है और जो उसका लेजिटिमेसी है और इलेक्शन रिजल्ट्स है उसके खिलाफ एक सेंटिमेंट भड़का सकते हैं। उसके साथ में टूल टू जस्टिफाई ऑपरेशन एंड डिसफ्रेंचाइज सिटीजन्स। तो यहाँ पर ऑपरेशन एक कहीं ना कहीं जो निचला तबका होता है, हमारा लोअर स्ट्रेटा होता है, उनको ऑपरेस करने का एक टूल बन के भी यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पर पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण के लिए भी इसका उपयोग होता हुआ दिख रहा है और अपनी पावर सिर्फ बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मेजर सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो आप लेजिस्लेटिव रेगुलेशंस लाओ, आप कानूनी ऐसे मैकेनिज़्म तैयार करो जिससे इसे आराम से टैकल किया जा सके। इसमें आप सारे स्टेक होल्डर को साथ में लेकर बात कर सकते हैं। उसके साथ में आप प्लेटफॉर्म पॉलिसीज़ बना सकते हैं, ये खुद कंपनियां अपने स्तर पे कर सकती है। उसके साथ में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन लाए, आप एआई को अगर दुरुपयोग किया जा सकता है तो कैसे
फेक न्यूज़ को टैकल करने के लिए एआई का सदुपयोग किया जा सकता है। इस और आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके साथ में मीडिया लिटरेसी जो है वो समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आप जागरूकता फैलाएं मीडिया के अंदर, लोगों के अंदर, कि ये फेक न्यूज़ हो सकता है, न्यूज़ का कैसे फैक्ट चेक किया जा सकता है। ये सारी चीज़ों की आप एक साक्षरता फैला सकते हैं। तो चलिए, जो हमारा अगला आर्टिकल है ये जनरल मेडिको लीगल स्टेटस के बारे में बात करता है। जैसे हाथरस का जो मामला हुआ, एक महिला का गैंगरेप हुआ, उससे ये पूरी डिस्कशन चालू हुआ कि जिस तरीके से फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए, इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न चिन्ह उठाए गए, ना सिर्फ सिविल सोसाइटी की तरफ से बल्कि कोर्ट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इस पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया गया। तो जब भी हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस और उसके रिलेवेंस का, जो हमारे एविडेंस होते हैं उसमें सबसे रेप में जो केसेस होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है स्पर्मेटोजोआ। तो इसमें ये होता है कि आपका जो स्पर्म्स का ट्रेस है, जो असॉल्ट कर रहा है, जो एक्यूज्ड है, उसका असॉल्ट का ट्रेस उसके स्पर्म्स से पता चल सकता है अगर वो फीमेल की बॉडी पे हो। तो यहाँ पे ये सब, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये हो जाती है कि सेक्सुअल असॉल्ट होने के 72 घंटे के 72 आवर्स के अंदर ही आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, तभी आपको ये एविडेंस मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप इसके बाद में इसको कलेक्ट करने का सोचते हैं तो आपको इसमें विफलता के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। उसके साथ में स्वैब टेस्ट किया जा सकता है, जो कि 72 आवर्स के बाद में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आउटर बॉडी है विक्टिम का, उसका जो क्लोथ है, इनसे ये सैंपल स्वैब का सैंपल भी कलेक्ट किया जा सकता है, जो कि 96 के आवर्स के बाद में भी कलेक्ट किया जा सकता है। उसके साथ में ऐसी अब्सेंस ऑफ लाइव डेड स्पर्मेटोजा इज़ इररिलेवेंट। तो ऐसी ने क्लियरली कह चुकी है कि भले ही आपका स्पर्म का ट्रेस मिले ना मिले, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं, या आप इसको नहीं कंप्लीट इस पर रिलाई हो सकता है कि हाँ रेप हुआ है, नहीं हुआ है। क्योंकि कई बार ये मुद्दा उठा है कि अगर स्पर्म का ट्रेस नहीं मिल रहा है और तो ये कम्प्लीटली हम इससे डग कर सकते हैं कि रेप नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीधे तौर पे खारिज किया है। उसके साथ में जो विक्टिम का स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत जो 1996 में केस हुआ है उसमें बताया गया है कि अगर सिर्फ विक्टिम एक स्टेटमेंट दे दे तो वो भी सफिशिएंट है जो एक्यूज्ड है उसको कन्विक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए, उसके साथ में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो हमारे रेप लॉ है उसमें कैसे समय समय से बदलाव आए। तो आईपीसी जैसे आपको पता है 1860 में आया, उसके बाद से लेकर 1983 तक हमारे कानून में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ रेप को लेकर। उसके बाद में मथुरा केस हुआ, जो कि तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, 1978 का ये केस था। उसके बाद में हमारे कानून में ये बड़ा बदलाव आया और इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये विक्टिम से शिफ्ट होके एक्यूज के ओर आ गया। तो यहाँ पर उसके बाद में जो बड़ा बदलाव था वो निर्भया केस का था, दिल्ली गैंगरेप केस हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन हमारी कंट्री की तरफ से देखने को मिला था। काफ़ी ज़्यादा हमारे कानूनों को लेकर और हमारे सिस्टम को लेकर भी विरोध किया गया था। उसके बाद में 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जो कि जेएस वर्मा कमेटी की सिफारिश पे पारित किया गया था जिसे। तो इसमें सेक्सुअल असॉल्ट का जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया, रेप का जो डेफिनेशन उसको चेंज किया गया। तो पहले सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स माना जाता था रेप का, लेकिन अब इसे ज़रूरी नहीं माना कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आपका सेक्सुअल ऑर्गन इसमें इंक्लूड हो, उसके अलावा भी कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा रेप कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो टोटल मिला के रेप का जो डेफिनेशन है वो ब्रॉड किया गया, जो 2013 के हमारे क्रिमिनल अमेंडमेंट थे उसमें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे रेप लॉज में। तो चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमेशा से एक डिबेट का विषय बना रहा है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा ही सिविल कोड और फैमिली लॉज होने चाहिए, सब में अलग अलग की। और ये कहीं ना कहीं हमारा आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी करता है की बात करता है, उसको वायलेशन करता है।
लेकिन इस आर्टिकल में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनके बारे में हम शायद चर्चा करना कहीं पीछे ही हमारा छूट जाता है। तो आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है कि ऐसा सिविल कोड जिसमें सबके लिए कानून एकदम यूनिफॉर्म से एकदम बराबर हो। तो यहाँ पे अंडरस्टूड एज ए डायरेक्टिव टू रिपील ट्रेडिशनल पर्सनल लॉ एंड देयर रिप्लेसमेंट बाय कॉमन फैमिली लॉ एक्ट इग्नोरिंग द वर्ड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे राइटर बताते हैं कि आर्टिकल 44 को सिर्फ एक डायरेक्टिव मान के रख लिया है, एक ऐसा डायरेक्टिव क्योंकि ये कहता है कि आप आपके ट्रेडिशनल पर्सनल लॉज को रिपील कीजिए और एक आपका फैमिली लॉ एक्ट लेकर आ जाइए उस रिलीजन के लिए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने नाम में ही कहता है कि सबके लिए एक बराबर कानून हो। तो ये जो कानून है इसमें एक और वर्ड, एक और फ्रेज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें कंप्लीट रूप से हर जगह ये एक जैसा ही हो। तो हम कुछ आगे उदाहरण की चर्चा करेंगे जिसमें थ्रू आउट द टेरिटरी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए समस्याएं हमको फेस करने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे राइटर ने चर्चा करी है कुछ ऐसे स्टेट्स की जो कि एग्जेम्प्ट किया गया है जिन्हें फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग ऑफ कॉमन फैमिली लॉज। तो वहाँ पे जो फैमिली लॉज है उनका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ स्टेट्स को एग्जम्पशन दिया हुआ है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी, उसके अगेंस्ट में जाता है। साथ ही साथ आर्टिकल 44 जो कि हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसके भी अगेंस्ट में जाता हुआ दिखता है। तो एक्सेप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेप्शन आता था, क्योंकि आपको बताऊंगा पुराने जितने भी आपने कानून पढ़े होंगे उसमें सबसे पहला सेक्शन ये रहता था कि दिस इज अप्लाई टू ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो आर्टिकल 370 के कारण था, लेकिन अब ये रिपील किया गया है तो ये समस्या का निदान हो सकता है। उसके साथ में पौंडीचेरी का एग्जाम्पल है कि पौंडीचेरी में ये ऑप्शन मिला था वहाँ के लोकल लोगों को, फ्रेंच खासकर जो फ्रेंच वहाँ पे जो कॉलोनाइजेशन हुआ था फ्रेंच के द्वारा, तो उन्होंने ये कहा था कि आपके पास में ऑप्शन है कि आप आपके पर्सनल लॉस को चूज़ करिए या आप कोड ऑफ नेपोलियन जो 1804 है आप वो सिलेक्ट कीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कीजिए और वो आपको पर्सनल लॉ, वो आपका सिविल कोड आप पर अप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पर जो लोगों ने कोड ऑफ नेपोलियन 1804 माना, उन्हें रिनाउंस से ये शब्द बना है रिनाउंस कैंट्स, उनको ये नाम दिया गया। उसके बाद में पौंडीचेरी लॉज एक्ट 1968 आया, जो कि इन्हीं लोगों पे जो रिनाउंस करके जो कोड नेपोलियन ऑफ 1804 फॉलो करते हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होता है। उसके साथ में गोवा और दमन एंड दीव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पोर्तुगीज रूलर को रिकॉग्नाइज किया गया और उनके कानून को माना गया। तो यहाँ पर इंडिया में आने के बाद में यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनने के बावजूद भी यहाँ पे जो पोर्तुगीज सिविल कोड है वो अभी भी जारी है। उसके अलावा नागालैंड और मिजोरम को भी इसमें एक्सेप्शन मिला हुआ है आर्टिकल 371A और 371G के अंतर्गत। तो ये कुछ समस्या है। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपना देखते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी पूरी टेरिटरी में लॉ बराबर सबके लिए हो। तो चलिए हमारा न्यूज़ इन फ्लैश देख लेते हैं। ये है हमारे सैटेलाइट्स EOS-01 के बारे में। तो इसरो ने इसे रिसेंटली लॉन्च किया है। ये एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS-01 और 9, जो कि इंटरनेशनल कस्टमर स्पेस क्राफ्ट ऑन बोर्ड PSLV C49। तो PSLV जो कि हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। श्री हरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ से काफ़ी सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, इस प्लेस से लॉन्च किया गया है। तो इसका जो तारीख है वो नवंबर 7, 2020 रखा गया है। उसके साथ में EOS-01 जो है इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भारत का हेल्प करें। तो चलिए हमारा जो विश्लेषण है वो आज का यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।